सूर्य प्रकाश और अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, पहले हेडिंग दे देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, क्लास 11। तो सबसे पहले अगर मेरे को पूछा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो उसका सबसे सिंपल सा आंसर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी। ठीक है, अब पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो जो कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स ये दो टाइप का होता है। एक हो गया मेरा ऑर्गेनिक, एक हो गया ऑर्गेनिक और एक हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऐसा कंपाउंड जो लिविंग विंग से मिलता है, लिविंग कंपाउंड्स, लिविंग कंपाउंड्स। और ये क्या हो जाएगा तब, नॉन लिविंग कंपाउंड्स। नॉन लिविंग कंपाउंड्स मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो मेरे को प्लांट या फिर एनिमल से मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ये ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन क्यों, क्योंकि पहले माना जाता था कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बाय नेचर बनता है। नेचर के पास एक फोर्स होता है जिसको हम लोग विटाल फोर्स ऑफ नेचर, विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर बोलते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए नेचर के पास खुद का एक फोर्स होता है, जिसके वजह से उस फोर्स का यूज करके प्लांट या एनिमल या लिविंग विंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉन लिविंग कंपाउंड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक है, ठीक, तो उसी के लिए पढ़ेंगे। तो पहला ओल्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऐसा कंपाउंड जो मेरे को प्लांट या एनिमल से मिलेगा, मतलब लिविंग थिंग से मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बारे में जो स्टडी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर। अब न्यू डेफिनेशन क्यों आया, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था वुलवर, वुलर। ठीक है, ये क्या किए थे, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाए थे। लैब में कैसे बनाए थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाए थे। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक में बनाए थे, यूरिया एक्सीडेंटली बना था। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में था आपका अमोनियम साइनेट मतलब वही आपका NH4 CNO, यहाँ से इसको हीट किए थे पानी में डाल के, एक्सीडेंटली बना था तो यूरिया बन गया था, NH2 C++O NH2 ये बना था। जैसे ये बना, ठीक है, और ये जो आपका पहला वाला जो कंसेप्ट बोले क्या, कि विटाल फोर्स थ्योरी, वो कौन दिए थे, उनका भी नाम लिख लीजिए, BER ZELIUS। ये क्या बताए थे, ये बताए थे कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को नहीं बनाया जा सकता, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक को नहीं बनाया जा सकता, ये बताए थे। क्लियर, ये सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे, अभी नोट करेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आप क्या आंसर दीजिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऐसा कंपाउंड जो कि प्लांट या एनिमल से डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ओल्ड डेफिनेशन है, अभी न्यू डेफिनेशन में आएंगे। क्लियर। फिर क्या हुआ कि पूछा गया पहले माना जाता था, कौन बोले थे, बेर्जेलियम क्या बोले थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बाय नेचर एक फोर्स काम करता है, जिसको बोले थे विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर। ठीक है,
फिर क्या हो गया, उलर सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिए थे। उसके बाद से बहुत सारा साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए लैब में। ठीक है, कैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक बनाया गया। और जैसे ये बनाया गया वैसे ये जो ये पुराना थ्योरी था, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या पुराना थ्योरी कौन सा, विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर, वो रिजेक्ट हो गया, वो गलत साबित हो गया। वो जैसे गलत साबित हुआ वहाँ से नया डेफिनेशन आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ओल्ड डेफिनेशन, ये मेरा क्या है, ओल्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब न्यू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, न्यू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, न्यू डेफिनेशन हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पे कार्बन होता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोकार्बन, और उसका वेरियस डेरिवेटिव्स जो होगा उसके बारे में जो स्टडी होता है वो कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोले, न्यू में क्या हो गया कि कार्बन मेनली कौन सा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स। आगे आगे आते रहेगा कि ये डेरिवेटिव्स कौन कौन सा होगा। ठीक है, वेरियस फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, यहाँ तक हम बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बताए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी। फिर हम बताए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, एक ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि लिविंग कंपाउंड है। लिविंग कंपाउंड मतलब प्लांट, एनिमल या अदर लिविंग विंग्स है। ठीक है, फ्लोरा या फ्यूना से मिलने वाला जो कंपाउंड्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ओल्ड डेफिनेशन था। न्यू डेफिनेशन क्या होती है, कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड इस डेरिवेटिव्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन दोनों के बारे में जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है, अब आप बोलेंगे ठीक है कुछ एग्जांपल दीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो एग्जांपल में मेरा पहले जैसा आ गया अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल, फिर आ जाएगा मेरा शुगर। ठीक है, स्टार्च, और फिर शुगर स्टार्च हो गया, फिर आपका हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, टर्मरिक एसिड, सॉरी टर्टरिक एसिड। ये वेरियस एग्जांपल हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन लिखेंगे ओल्ड के हिसाब से, न्यू के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देना है, हेडिंग दीजिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिए। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखिए। ठीक है, बेर्जिलियम, बेर्जिलियम, इसी में आपका ये विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर पे वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, बेर्जिलियम स्टेट्स दैट it is impossible to form an organic compound from inorganic compound ठीक, ये कौन सा थ्योरी है, ये हो गया आपका विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर। पहले इस थ्योरी को पढ़ते हैं हम। बेल्जियम स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर formed by nature, that is nature is responsible, natural force, that is natural force is responsible for the formation of organic compounds। ठीक है, ये जो थ्योरी है इसी को हम लोग बोलते हैं विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर।
ठीक, यहाँ लिख सकते हैं दिस थ्योरी इज नोन एज विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर। क्लियर है? ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पूरा पूरे हम लोग डेफिनेशन ये सारा चीज़ें लिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक मैं समझने में कोई भी दिक्कत होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको लेना है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अभी डेफिनेशन देखेंगे। अभी डेफिनेशन नहीं किया, अभी विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर को समझे। अब फिर ओल्ड डेफिनेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वहीं लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कंपाउंड्स होता है जो कि प्लांट एनिमल यानी लिविंग बीइंग से हम लोगों को मिलता है, और उसके बारे में जो स्टडी होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हो गया, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, विटाल फोर्स थ्योरी ऑफ नेचर तो आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, ओल्ड डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? द कंपाउंड्स which are made naturally and comes from living beings, that is plants or animal, is known as organic compounds। ठीक है, वहीं लिखेंगे। क्या हो गया मेरा डेफिनेशन? ऑर्गेनिक compounds are those compounds which is formed by a natural force and comes from living beings, that is plants or animals। ठीक है, and the study of these compounds are known as organic compounds sorry, organic chemistry। क्लियर? ये मेरा हो गया क्लासिकल डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, मॉडर्न डेफिनेशन से पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया गया था। ठीक है, ये जो विटाल फोर्स थ्योरी है ये जो गलत हुई है इसको लिखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? लिखिए, नाम लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। ठीक है, फ्रेडरिच FRIDCH फ्रेडरिच फुलर फुलर accidentally made यूरिया in कहाँ पे? लेबोरेटरी, इन लैब, फ्रॉम कहाँ से बनाए थे? फ्रॉम अमोनियम साइनाइड रिएक्शन लिख लेते हैं NH4OC1N, यहाँ से हिट किए थे वाटर के प्रेजेंस में, बनी चाहिए था आपका NH2C+O NH2। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाम तो हो गया, यहाँ नाम लिखे थे अमोनियम साइनाइड, ये यूरिया है। क्लियर है। तो ये जैसे ही पता चला तब पहली बार पता चला कि नहीं, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद यहाँ पे कोल्वी एसिटिक एसिड को सिंथेसिस किए थे, एसिटिक एसिड को लैब में बनाए थे। ठीक है, ये नोट दे के लिख लीजिए। या फिर ऐसे कोल्वी एसिटिक एसिड को बनाए थे, और उसके बाद हर्नल एल्कोहल को बनाए थे, हर्नल इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और यहीं से पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लैब में बनाया जा सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये हो गया ओल्ड डेफिनेशन का, ये बात कर लिए। और ओल्ड डेफिनेशन का जो गलती हुआ कि नहीं बनाया जा सकता, वो भी हमको पता चल गया। अब यहीं से मेरा मॉडर्न डेफिनेशन आएगा। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोले थे, कार्बन या हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो लिख लिए थे ना। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे से हम बोल रहे हो ऐसे वैसे लिखते रहिए। ठीक है, तो आसानी हो। ठीक, अब आता है मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन या फिर न्यू डेफिनेशन कर सकते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़े, आगे जो भी चीज़ पढ़ेंगे ये मेरा आगे भी रहेगा। आगे मतलब क्लास 12 में भी ये मेरे को हेल्प करेगा। ठीक है, और क्लास 12 में बहुत लार्ज स्केल में हेल्प करेगा। या फिर अगर मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, जैसे IIT दे रहे हैं, JEE दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये चैप्टर आपका बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर बेस है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो देखते हैं मॉडर्न क्या बोले, मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लिए। दी कंपाउंड्स, दी कंपाउंड, सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड and its derivatives, and its derivatives are known as organic compound, organic compound and the branch of chemistry, and the branch of chemistry which deals with the study of these compounds. These compounds are called organic chemistry, organic chemistry। क्लियर है, ये मेरा हो गया ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, दोनों पढ़ लिए। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बीच वाला एक तो छूट गया था। ठीक है, वो खुद से कर लीजिए, थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, वो भूल गए थे कि थोड़ा टाइम देना। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अभी बताए कि एक ब्रांच होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। अब केमिस्ट्री का कितना ब्रांच होता है, तो केमिस्ट्री का अगर बताएंगे, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। ठीक है, पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ फिजिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा हो गया मेरा इनऑर्गेनिक मतलब वो सारा कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स आएगा।
और तीसरा हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, वो सारा कंपाउंड मतलब कार्बन या उसका कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन से उसका डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच कर दिया गया, केमिस्ट्री का एक ब्रांच। ऐसा क्यों किया गया है ये अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक लगता है कि आप समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि अगला वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम चाहेंगे उसको कवर कर लें, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए कोई भी 2-3 वीडियो आएगा तो हम कहीं पे भी डाउट वाला या तो अलग से वीडियो निकाल देंगे, कुछ भी हो, मतलब हम आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, इसको नहीं लिखने से भी चलेगा अभी जो बता रहे हैं, या फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से सेपरेट ब्रांच में की तरफ पे क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। इसका पहला रीजन क्या हो गया, अगर मेरे से पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए सेपरेट ब्रांच, ठीक है, वाई, इस वाई का आंसर अभी ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो पहला क्या हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरली माना जाता है कि जितना सारा कंपाउंड्स पता है, ठीक है, मतलब जितना सारा कंपाउंड्स पता है, कंपाउंड्स कितना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, उसमें से 90% मेरा क्या है, 90% क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी के लिए इसको एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसका कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जनरली क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मेनली किससे बन के मिला है, या तो कार्बन रहेगा या हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। मैम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो उसको हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं, जो पहले वर्ड आया था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये 3 चीज मिलके बनाता है। इसके अलावा भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ETC मतलब फ्लोरीन हो सकता है, फिर आपका सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इसके बाद और वेरियस छोटा ये सारा लार्ज, ये क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी कंपोजिशन से बनता है। अब ये स्मॉल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बहुत छोटा पोर्शन है जहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन रहता है, क्लियर। अब बोला जाएगा ठीक है कंपोजिशन हो गया, अगर यही तीनों एलिमेंट से बना है तो फिर उसको अलग ब्रांच करने का क्यों जरूरत है, ब्रांच करने का इसीलिए जरूरत है क्योंकि बना तो इन तीनों से, ठीक है, सिंपल 3 चीज से मिलके बना है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक। और ठीक है, यही 3 पॉइंट देखते हैं। और चौथा क्या हो गया कि अगर देखेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सर इसका प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पहला चीज़। फिर दूसरा हो गया कि ये जो होता है इसका रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन अलग टाइप से होता है, हाँ ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म ये स्लो होता है, ठीक है, एंड डिफरेंट होता है किससे, ऑर्गेनिक से, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग एक सेपरेट ब्रांच में क्यों पढ़ते हैं, क्लियर। पहला क्या हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लार्ज नंबर में, लगभग जितना भी कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पता है उसमें से 90% कंपाउंड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा क्या हो गया कि यह इसका कंपोजिशन
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, और कंपोजिशन मतलब इससे मिल के बना है, हर एक कंपाउंड में इनका रेशियो अलग अलग है, ठीक है, कार्बन का नंबर अलग है, हाइड्रोजन का नंबर अलग है, ऑक्सीजन का नंबर अलग है, ये चीज़ हो गया। अधिकतर कंपाउंड में मेरे को कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा, अधिकतर मतलब अगर कोई कंपाउंड ले लेते तो उसका अधिकतर पोर्शन किससे मिलकर बना होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फिर हो गया क्लोरीन, ये सारा बहुत छोटा छोटा अमाउंट में, फॉस्फोरस तो नहीं है, फॉस्फोरस लगभग नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये बहुत छोटा छोटा अमाउंट में है, क्लियर। उसके बाद क्या होगी कि जो ये स्ट्रक्चर है, देखने में तो लग रहा है 3 ही एलिमेंट से मिलके बना है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के बारे में जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके क्लास 12 में, तब मेरे को पता चलेगा इसका कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के बारे में, ठीक। फिर क्या हो गया कि इसका रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन इनऑर्गेनिक जैसा नहीं होता, इनऑर्गेनिक से डिफरेंट होता है और उससे स्लो होता है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी इसका अलग होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो होता है उन लोगों को हम लोग एक सेपरेट बेच में पढ़ते हैं, ठीक है, अलग से कर पढ़ते हैं, और उस अलग वाला जो स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक मिटाते हैं। फिर आएंगे कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पीछे का रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। रीजन बिहाइंड रीजन बिहाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये रीजन देखेंगे क्या होता है, ठीक। तो ये कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कार्बन का कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि इतना लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलता है, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन जो होता है, ठीक है, उसका वैलेंसी 4 होता है, 4 वैलेंसी होने की वजह से क्या होगा कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अगर देना चाहेगा कि हम 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देंगे और +4 चार्ज का फॉर्मेशन करना चाहेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मान ले तो वो चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम ले लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले लेंगे, तो वो भी स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी का होने की वजह से वो शेयर करना प्रेफर करता है, और जब भी शेयर करता है, ठीक है, तो वहाँ से रीजन मेरे को मिलता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पीछे का रीजन। पहला रीजन क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जनरली क्या होता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ना तो देना प्रेफर करता है, ना तो लॉस करना प्रेफर करता है, ना लेना प्रेफर करता है, ना गेन करना प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करता है, शेयर करता है। पहला पॉइंट मेरे को पता चला। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो बहुत लंबा बन सकता है, ब्रांच बन सकता है, रिंग बन सकता है। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में लंबा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन कैटेनेशन का फॉर्मेशन करता है और लार्ज स्केल में करता है। कोई भी बाकी कंपाउंड उतना लंबा चेन नहीं बना सकता है कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे उसके बाद अगर देखेंगे तो सिलिकॉन का बनता है, 9 या 10 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ सकता है, सिलिकॉन 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 करके 9 या 10 जुड़ेगा, जबकि कार्बन 100, 500, 1000, 10,000, 15,000 तक भी एक साथ जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे पॉली फंक्शनल ग्रुप जो होता है, पॉलीमर्स होता है, वहाँ पे वो सब मेरे को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या बोले, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट क्या बोले, कार्बन का जो प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन करने का। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि शेयर करता है। तो कभी हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड को शेयर करे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, कभी हो सकता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे तो वहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, 3 शेयर करे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। और ऐसा वो कार्बन कार्बन के बीच में भी करता है और कार्बन अदर एलिमेंट के बीच में भी करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में करेगा डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मेरा क्या हो गया कि कार्बन जो होता है, ठीक है, और वो जो टेट्रावैलेंसी में 4 बॉन्ड से जुड़ेगा, 4 अलग अलग एलिमेंट से भी जुड़ता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा। क्लियर है? ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला रीजन क्या लिखेंगे आप, पहला रीजन लिखेंगे टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक, कार्बन हैव 4 electrons in their valence shell. It do not refer to loss or gain electron it prefer to share electrons and form covalent bond। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोले, ठीक है, इसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, ये लेना क्यों नहीं प्रीफर करता है, देना क्यों करता है, इसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन देख लिए। दूसरा हो गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक, कार्बन शो कैटेनेशन कैटेनेशन in large extent। ठीक, यहाँ पे नोट देके लिख लीजिए, नोट देखिए कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है। ठीक है, कैटेनेशन क्या बोले कि कार्बन या फिर कोई एटम का वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें वो एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है, लंबा लंबा चैन बनाएगा, ब्रांच भी बनाएगा, रिंग भी बनाएगा और ओपन चैन भी बनाएगा, लॉन्ग चैन, ब्रांच चैन, रिंग चैन तीनों बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। ठीक है, एलिमेंट टू लिंक with one another by side chain, branch chain or ring, branch chain or ring chain is known as कैटेनेशन। ठीक है, कार्बन ऐसा बहुत बड़ा बड़ा बनाता है बॉन्ड, क्लियर, द चैन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, ओपन मतलब तुम आपका ये चैन क्या होता है, क्या बोलता है, साइड चैन क्या होता है, साइड चैन मतलब ये कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है, अब बाकी जगह में कुछ भी अदर एलिमेंट है, तो ये हो गया मेरा क्या, साइड चैन, ये क्या हो गया, साइड चैन। ब्रांच क्या हो गया कि कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन, यहाँ से और एक कार्बन का ब्रांच निकल गया, यहाँ से और एक कार्बन का निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच चैन बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अदर एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ब्रांच चैन, ये क्या हो गया, ब्रांच चैन। इसके अलावा रिंग चैन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 ये 1 2 बॉन्ड बना है, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, रिंग चैन, ये क्या हो गया, रिंग। ठीक है, रिंग मतलब जिस कार्बन से स्टार्ट होता है उसी कार्बन में खत्म होता है। ओपन चैन मतलब, साइड चैन मतलब लंबा लंबा चलते रहेगा, और ब्रांच चैन मतलब बीच बीच से कहीं से कार्बन का ब्रांच निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 प्रॉपर्टी की है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन समझा देंगे कि वो लेना क्यों नहीं प्रेफर करता, देना क्यों नहीं प्रेफर करता है, वो तो बता दें कि स्टेबिलिटी की वजह से, लेकिन वो स्टेबल क्यों नहीं होता वो हम दिखा देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के, बस आपको यही याद रखना, वो समझने वाला बस वो एक्स्ट्रा समझ लेना आपको। ठीक है।
क्लियर है? चलिए मिटा देते इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको तुरंत नहीं लिख पाते या फिर तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 रीजन पढ़ लिए। बाकी एलिमेंट भी बोले, बाकी कुछ एलिमेंट्स भी होता है कि जो कैटेनेशन शो करता है, जैसा भी आपका एग्जाम्पल किसका बोले, सिलिकॉन का। लेकिन कार्बन जितना लंबा करता है, कार्बन जितना बेहतर तरीके से करता है, वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं करता है। इसीलिए कार्बन क्या करते हैं हम लोग, मतलब कार्बन का जो कंपाउंड्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड होने की वजह से इसको अलग से स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये हो गया आपका 2 रीजन हुआ। तीसरा रीजन क्या बोले थे, तीसरा रीजन क्या बोले थे, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तीसरा रीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विथ another carbon atom as well as another atom of a element, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है 1 2 3 4, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बन का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में। अदर एलिमेंट के बारे में देखते हैं, हाँ सिंगल बॉन्ड वाला भी अदर एलिमेंट दिखा देते हैं, हाइड्रोजन के साथ बना दो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड अदर एलिमेंट के साथ, डबल बॉन्ड अदर एलिमेंट के साथ, ट्रिपल बॉन्ड अदर एलिमेंट के साथ। ये भी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि कार्बन का इतना लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। चौथा क्या हो गया, चौथा क्या बोले, ये कार्बन जुड़ेगा, ठीक है। कार्बन जो जुड़ेगा, ठीक, अलग अलग 4 एलिमेंट से जुड़ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं देते, मतलब ये लिख देते हैं, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ मल्टीपल एलिमेंट्स एट द सेम टाइम, ठीक, सेम टाइम। जैसे ये कार्बन हो गया, 4 बॉन्ड है, 4, एक हाइड्रोजन से जुड़ा, एक OH से जुड़ा, एक क्लोरीन से जुड़ा और एक मान लेते हैं और एक हाइड्रोजन डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इस टाइप से भी मेरे को देखने को मिलता है, ठीक। 5वां पॉइंट क्या हो गया, कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कौन सा का बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन से उसका डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन या फिर इट्स डेरिवेटिव also show isomerism, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, अभी थोड़ा सा बता देते हैं, इसको हमको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कोई कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, उस कंपाउंड्स को। और वो जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब आपको क्या याद रखना, 2 पॉइंट, एक सेम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसा कोई भी कंपाउंड होगा तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक। तो कार्बन का जो प्रॉपर्टी होता है वो आइसोमेरिज्म भी शो करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे शेप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, इसको देखेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या मज़ा आ रहा ना क्लास में? जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो या तो हम आपको ऑप्शन दिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन है,
ठीक है, एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर में मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 6202149331। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कार्बन का भी वैलेंसी कितना पड़े, 4 होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, मतलब हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, इधर थोड़ा सा बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग रूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि जो लोअर ऑर्बिटल होगा, मतलब जिसका एनर्जी कम होगा, वो पहले फिल होगा, फिर उससे ऊपर वाला फिल होगा, फिर उससे ऊपर वाला फिल होगा, फिर उससे ऊपर वाला फिल होगा, ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई एलिमेंट जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है तो उसका 2-3 ऑर्बिट का एनर्जी, 2-3 ऑर्बिटल का एनर्जी लगभग लगभग सेम हो जाता है। ठीक है, अब जब सेम हो जाता है तो फिर रूल के हिसाब से, जैसे पहला रूल क्या है मेरा, पहला रूल है कि लोअर वाला पहले भरेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है मेरा, कि लोअर ऑर्बिटल पहले, लो एनर्जी वाला, ठीक है, लो एनर्जी वाला पहले, इसके बाद हाई एनर्जी में जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, एवॉब प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 मेरे को क्या बोलता है, रूल नंबर 2 हुम्स रूल क्या बोलता है कि जब तक एक ऑर्बिट, ये तो एक अलग अलग ऑर्बिटल के बारे में बात हो गया, जैसे मान लेते यहाँ एक ऑर्बिटल है, यहाँ एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक नहीं भरेगा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये चीज़ तो इसके बारे में हो गया। ठीक है, एवॉब प्रिंसिपल। हुम्स रूल क्या बोलता है कि अगर मान लेते ये ऑर्बिटल में तीनों का तो एनर्जी सेम है, तो पहले क्या होता है, सिंगली पैड होगा, पहले सिंगली फील्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेयर अप होगा। ठीक है, मतलब पहले सिंगल फील्ड होगा, फिर पेयरिंग बनेगा। अब क्या होता है कि ये तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि हर एक ऑर्बिट का एनर्जी, हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग होता है। तो लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कभी कभी मेरे को देखने को क्या मिलता है कि जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, उसका एनर्जी लगभग लगभग सेम हो जाता है। ठीक, उस केस में क्या होगा, फिर उसका जैसे सेम हो गया एनर्जी, तो फिर वहाँ पे ये रूल, क्योंकि लो एनर्जी हाई एनर्जी इन दोनों का एनर्जी क्या था, अलग अलग था, तो पहले ये भरता फिर ये भरता। अब दोनों का सेम हो गया, दोनों का एनर्जी जैसे ही सेम होगा तो फिर हुंड शुरू लग जाएगा कि पहले सिंगल ही फील्ड होता है, क्योंकि ये चारों का एनर्जी सेम है, तो चारों पहले सिंगल ही फील्ड होगा, फिर जाके पैरा होगा। यह चैप्टर आपको कहाँ पर पढ़ना है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मतलब केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर 4, क्लास 11 का चैप्टर 4 में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बस आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, यहाँ पे बस उसका मोटा मोटा मेरे को खाका जानना है। क्लियर है, समझ में आया? क्या बोले कि अगर मान लेते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है, लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरता है, फिर जाकर हाई एनर्जी ऑर्बिटल भरता है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्बिटल में जितना भी, मतलब कोई एक सेल में या फिर कोई एक सब सेल में जितना भी ऑर्बिटल है, सबका एनर्जी अगर सेम है, तो पहले क्या होगा, सिंगल ही फील्ड होगा, फिर पेयर अप होगा। क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने की वजह से ये जो ऑर्बिटल्स होता है इसका एनर्जी लगभग लगभग सेम हो जाता है, और जब भी सेम होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मिक्स करते हैं, मतलब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही वाला पकड़ते हैं, एक था डब्बा, ये 3 डब्बा था, ये नॉर्मल था, ग्राउंड स्टेट में था, और ये एक्साइटेड स्टेट में ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट ले लेते हैं। अब नॉर्मल के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी, अभी इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, मैं मान लेते हैं मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, किसको, 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं 5 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, कम है, तो ये पहले भरेगा, एक भरे, दूसरा भरे, 2 भर लिए, फिर 3 4, ये भर लिए। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, चारों का एनर्जी सेम है, तो चारों पहले सिंगल ही फील्ड होगा, फिर पैर अप होगा,
ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, इस तरह से होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसको पूरा डिटेल्स में वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेनली कार्बन का 3 कंपाउंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का 3, एक देखेंगे एल्केन मतलब मीथेन देखेंगे, मीथेन इसमें क्या होता है देखेंगे, इथीन देखेंगे, इथीन मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और इथाइन, इथाइन, इस तीनों के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में और एक चीज़ याद रखना, और एक चीज़ क्या याद रखना है कि यहाँ पे गिनते किसको किसको है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल लेंगे उसमें किसको किसको गिनेंगे, पहला सिंगल बॉन्ड को गिनते हैं, सिंगल बॉन्ड को गिनते हैं। ठीक है, ये गिनेंगे। अगर मान लेते हैं कि पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सारा वहाँ पढ़ना है मेरे को उस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम नहीं गिनते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। और तीसरा क्या गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन मतलब हो गया अकेला है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किया है, पैर मतलब जोड़ा में, वैसा अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको भी गिनते हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ को गिन के हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, मीथेन में। मीथेन में क्या होता है, मीथेन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो पहले कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ठीक, आपको ये कैसे लिखना बता देगा, पहले मीथेन लिखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, ये कोई आ गया CH4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा C2H4, ये क्या हो जाएगा C2H2, C2H2। ठीक, आपको पहले मीथेन वाला लिख लेना है। ठीक है, वो खत्म होने के बाद इथेन वाला लिखना, फिर इथाइन वाला लिखना। हम एक ही जगह इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम एक ही साथ आपको समझा देंगे कि हो क्या रहा है कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीथेन का बात करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी होगा, सिंगल बॉन्ड वाला ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ग्राउंड स्टेट में क्या हो गया 1s2, क्योंकि कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 होगा, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, ये हो गया 2 2 4 2 6। ये कैसे भरता है वो चैप्टर 2 में हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 जब करेंगे मतलब फिजिकल का केमिस्ट्री का करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वहाँ पे करेंगे। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आना भी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 2s2 2p2। अब जैसे ही कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में इसका पहले भर लेते हैं 2p और ये वाला ऑर्बिट। ठीक है, ये हो गया मेरा 2s और ये हो गया मेरा 2p। ठीक, तो यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्या कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया तो उस टाइम क्या होगा बोले, इन दोनों का एनर्जी, ये 2p 2s और 2p का एनर्जी सेम हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन को भरना है 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, अगर इसका देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, 1s वाला तो ही है, 2s1 है, 2p3 है, मतलब 2px1 है, इसको 2x बोलते हैं px, ये क्या हो गया मेरा py, ये pz हो गया। ठीक है, ये 2py1 है, 2pz1 है। क्लियर, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे जो s है px वाला py pz, ये चारों मिलके इसको क्या बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब सब में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए सफिशिएंट। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिंगल बॉन्ड करेगा, किसके साथ करेगा हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब ये जो चारों हो गया, एक s है, s का एक ऑर्बिटल है, p का कितना है 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे sp3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल पार्ट क्या है, s का एक है और p का 3 है, px है py है pz 3, तो p3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और जब भी sp3 होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, तो ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये एक ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अब बाकी जगह क्या भरेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो चारों का शेप होगा, पहले क्या होता है हम लोग को जानते हैं कि एस का स्पेरिकल शेप होता है, पी का क्या होता है डम्बल शेप होता है, लेकिन जैसे ही ये बनेगा क्या चीज़ हाइब्रिडाइजेशन, तो चारों का शेप लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है मीथेन, मीथेन में पहले लिखना है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। क्या लिखना है नोट कर लीजिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, फिर इसको लिखना, इसको लिखना, ठीक। फिर लिखना ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। क्या लिखना है, नोट कर लीजिए, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या लिखना है, द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या लिखना वो लिख देते हैं यहाँ पे, द फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल takes place at four corner of क्या, tetrahedral geometry in which कार्बन, ठीक है, ये क्लियर। और वो जो चार ज्योमेट्री है वहाँ पे मेरा क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया। अब आते हैं इथीन में डबल वाला में ग्राउंड स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन ग्राउंड स्टेट ये वही होगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, डब्बा 2s 2p, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ का 2 यहाँ, ठीक है। फिर कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या है आपका C2H4 है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया, थोड़ा सा रुकिए, हाँ ठीक है, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, यही होगा एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा कि जो ये S है 2S, ये 2px 2py 2pz, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका S और P, इसको y ले लेते हैं, तो इसको z ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, x y z। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो 3 रहेगा, ये S एक है, P2 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये 2pz कहाँ जा रहा है, ये 2pz क्या करता है, 2 कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पाई बॉन्ड मतलब ये आपका पार्शियल, ऐसे में जेड तो नहीं बनाता, जेड ऑर्बिट में ऐड हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये जो p ऑर्बिटल का और एक है, ठीक है, ये जो खाली है, जैसे मान लेते ये कार्बन ले लीजिए, ये कार्बन ले लिए, ठीक है, ये कार्बन ले लिए, थोड़ा सा रुक जाइए, ये कार्बन ले लिए, यहाँ के कार्बन ले लिए। अब इसका क्या है बोले, sp2 मतलब यहाँ एक बॉन्ड बनाया, देखिए 3 है, S एक है, P2 है, और 3 रहता तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लानर होता है, ठीक है, ट्रायंगल जैसा बनता है, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से ये इधर इधर और इधर बनाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, ये तो हाइड्रोजन जुड़ गया। अब यहाँ पे और एक p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये क्या कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कार्बन है तो ये हो गया मेरा एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल हो गया, ये तीसरा p ऑर्बिटल हो गया, ये चौथा p ऑर्बिटल हो गया, चौथा, और यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑर्बिटल के हिसाब से इसका अगर देखेंगे तो इस कार्बन का क्या हो गया, इस कार्बन का ये हो गया, ठीक है, एक इधर मत सॉरी, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे ये कार्बन का भी ऐसे 3 होगा, एक इधर एक इधर एक इधर, ये 3 हो गया।
यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी है। अब ये 2p लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है ये है यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे। इसको बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब इनके बीच में क्या बनेगा, पाई वन बनेगा। इनके बीच में क्या बन रहा है, पाई वन। ये क्या है, पाई वन। पाई वन मतलब डबल वन या ट्रिपल वन। पाई वन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल वन। सिंगल बॉन्ड एक बना होगा, ये सिंगल बॉन्ड बना, इसके अलावा जो बॉन्ड है इसको हम बोल रहे हैं पाई वन। ठीक है, तो sp2 में क्या होता है कि sp2 द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ कौन सा स्ट्रक्चर बोले, ट्रायंगुलर प्लानर। ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे चैप्टर 4 में, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसको भी लेके उतना सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल्स में करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बताएंगे, फिर वीवीटी बताएंगे, वीवीटी के हिसाब से हाइब्रिडेशन बताएंगे। ठीक है, तब वहाँ पर वो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं तो वहीं ग्राउंड स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, मतलब 2s वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, वही चीज़। ठीक है, 2s 2p। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन टेक पार्ट करेगा, 2p करेगा। मतलब एक s कर रहा, एक ऑर्बिटल, एक p, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को हम नहीं कंसिडर करते हैं, यहाँ बताया था मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते। sp है तो सीधा बात है कार्बन कार्बन हो गया, लीनियर शेप होता है तो 180 डिग्री करके ये एडजस्ट हो गया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब दो बना हुआ है, ये वाला खाली है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया कार्बन, मतलब सॉरी, ये मेरा हो गया इसका एक ऑर्बिटल, इधर हो गया और एक ऑर्बिटल। ये 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 इधर वाला मिटा देता है। ठीक है, ये सब तो बहुत पुराना वाला है तो मैं कर लिया अंदर। क्लियर। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ी है। अब इसके पास क्या रहेगा, 2 ऑर्बिट खाली है। देखिए 2 ऑर्बिट में दिखा दिया, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई बॉन्ड में दिक्कत। अब ये वाला इसके साथ कंबाइन किया, ठीक है, इधर वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ कंबाइन किया और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। देखिए 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये किसका स्ट्रक्चर है, इथिन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर से हम इसको एक बार रिविजन करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोले, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरे को कुछ रूल जानना है। पहला रूल क्या हो गया कि कभी भी जब भी एनर्जी फिलिंग होता है तो सबसे पहले लो एनर्जी वाला ऑर्बिट्स में होगा, फिर हाई एनर्जी ऑर्बिट्स में जाएगा। उस तरीके से भरेगा, पहले लो सब सेल कंप्लीट होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होता हाई में नहीं जाएगा। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया कि अगर एक ऑर्बिट का एनर्जी सेम है या दो तीन ऑर्बिट का एनर्जी सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सिंगली फील्ड होगा, फिर जाके मल्टीपल मतलब पेयरिंग होता है, पेयर्ड अप उसके बाद होता है। ठीक, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये दोनों का एनर्जी सेम था, मतलब सॉरी अलग अलग था। लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट गया तो इसका एनर्जी क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया तो पहले सिंगली फील्ड होगा, फिर जाकर पेयरिंग बनेगा, चारों का सिंगली फील्ड फिर पेयरिंग। यहाँ पे क्या हो गया था, पहले ये पेड बन गया था क्योंकि इसका एनर्जी कम है, ये सिंगल, फिर पेड, फिर इसका लो एनर्जी कंप्लीट हुआ, फिर हाई एनर्जी में गए थे। यहाँ पे चारों का सेम है तो चारों सिंगली फील्ड हुआ था, उसके बाद जाके पेयरअप होता। क्लियर। फिर आते हैं मीथेन के स्ट्रक्चर में। तो मीथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन लिंक कन्फिगरेशन कर लिए। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले गया। क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले गया। तीनों केस में वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ किया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ किया। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा वहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिट बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा, कौन सा सिंगल बॉन्ड बना रहा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा। यहाँ क्या मैटर कर रहा, कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना रहा, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल। और कौन सा पाई बॉन्ड बना रहा, पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल, मल्टीपल लेकिन एक सिंगल के बाद मल्टीपल बनता है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, इस पे डिपेंड करके मेरा हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है।
यहाँ पे क्या था कि जो रिएक्शन में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन टेक पार्ट किया था, एक एस किया था और 3 पी किया था, तो sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा तो इसका शेप क्या होगा, शेप लिख लीजिए टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और एंगल यहाँ बॉन्ड एंगल कितना बनता है, ये बनता है आपका 109.5 डिग्री। ये सारा वहाँ पे पढ़े, ठीक है। अगर फिर यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे एस, एक एस और 2 पी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट किया, तो आप बोलेंगे ठीक है चलिए ये तो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट किया, अदर वाला क्या हुआ, अदर वाला पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्ट कर रहा है। पाई बॉन्ड मतलब साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, इसको भी हम लोग वहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3 ऑर्बिटल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है बोले, ट्राइंगुलर प्लानर, ये शेप होता है। यहाँ पे एक ट्राइंगुलर प्लानर बन रहा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री का, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया लीनियर शेप, इसका शेप क्या हो गया लीनियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एस एक पी, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा, और बाकी जो है, बाकी जो 2 ऑर्बिट है, कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया मेरा साइड वाइज ओवरलैप हो रहा साइड के तरफ से। एक होता है ऐसे, ये मेरा पी है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ये पी है गया, ये देखिए एंड टू एंड, क्या है एंड टू एंड, एंड टू एंड जब भी ओवरलैप करेगा तो वहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर इस तरीके से ओवरलैप करता है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप बोलते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैप है। यहाँ ऊपर वाला, यहाँ का ये वाला साइड वाइज ओवरलैप, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक लग रहा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड का लेंथ होता है, ठीक है, ये कितना होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ 154 होता है, कितना होता है 154 पिकोमीटर, ये कितना हो गया 154 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसको अलग से और नोट करके लिखवा दिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ 134 होता है शायद, देख लेते थोड़ा सा, ठीक है, डाटा मेरे को याद नहीं रहता था ना। 134, ठीक, 134 पिकोमीटर। और ये वाला हो गया मेरा 120 पिकोमीटर, ये कितना हो गया 120 पिकोमीटर। तो क्या याद रखना, नोट देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितना 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कितना हो जाएगा 120 पिकोमीटर। पिको क्या है 10⁻², क्लियर है। चलिए इसको यहाँ तक जो नोट करना है कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इसका अगला क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है, और फिर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगियस सीरीज क्या होता है, और उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट वाला वीडियो में इतना ही रहेगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 में उतना रहेगा, फिर लेक्चर 3 में नोमेनक्लेचर में आ जाएंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर थोड़ा बड़ा होगा, फिर आइसोमेरिज्म थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर 11 में पढ़ना है, एक तो ये पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और दूसरा चैप्टर मेरे को क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर मेरे को क्या पढ़ना बोले, ये सॉरी हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे एल्केन एल्कीन एल्काइन उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका अब कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है कि हम कुछ कंपाउंड देंगे, उसमें आपको पता करना है कि वो एक एक कार्बन कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा sp2 वाला है, कौन सा sp वाला है, ठीक। याद क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। जिस कार्बन का हर एक बॉन्ड सिंगल जुड़ा हुआ है वो sp3 है। जो कार्बन एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो sp2 है। वो कार्बन जो एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या हो जाएगा मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के हम बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन बताएंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का बातचीत करेंगे, आगे का बातचीत मतलब क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ले लिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हम गिनते हैं 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड मतलब ये क्या हो गया sp3, एक sp है 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कितना बन रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसका गिनते हैं एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी कितना बना रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा sp3, इसका भी क्या हो जाएगा sp3, इसका भी क्या हो जाएगा sp3। कैसे निकाले पता चला, मेरे को नंबर ऑफ बॉन्ड गिनना है, क्या क्या बताए थे यहाँ, बताए थे क्या, पहला तो सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, इसको गिनते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक मेरा सिग्मा है और बाकी 2 पाई, ठीक है। पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं गिनते हैं, और क्या गिनते हैं बोले लोन पेयर, इसको भी गिनते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं sp3s हो गया, तो इसका बॉन्ड गिनते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ एक, तो ये क्या हो गया मेरा sp3। इसका गिनते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए एक को नहीं गिनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा sp2, ये क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। फिर क्या हो गया मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया कितना बॉन्ड 3 हाइड्रोजन एक 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड मतलब sp3। इसका देखते हैं सिंगल बॉन्ड को गिनना सिग्मा, ठीक है। एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड है तो sp2। इसका गिनते हैं एक बॉन्ड, इन दोनों को मिला के एक ही गिनना है, 1 2 एक हाइड्रोजन के साथ sp2। इसका गिन रहे एक, इस तीनों को मिला के एक ही गिन रहा है क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को नहीं गिनते, 1 2 2 है तो sp, ये क्या हो जाएगा sp, क्योंकि ये तीनों मिला के एक और ये एक 2 बॉन्ड और किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं, ये हो गया sp3। क्लियर है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा, मतलब पता कर लीजिएगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है, ये पता कर लीजिएगा, तो बोलिए फिर आगे चलेंगे फिर, ठीक है। क्या हो गया, इसके बाद देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन का फर्क क्या पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन में पहला चीज होता है कि बॉन्ड लेंथ घट जाता है। बॉन्ड लेंथ मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड के बीच का लेंथ था, ये कार्बन और ये कार्बन का बीच का जो ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये क्या हो जाता है घट जाता है। जैसे sp3 में कितना था 154 किए थे, sp2 जैसे ही किए तो वहाँ पे जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है, s करेक्टर मतलब sp3 अगर लेते हैं, s एक पार्ट था p p p ये था, तो s का करेक्टर कितना था 25% था। यहाँ पे क्या sp p sp2 में यहाँ पे s क्या है 33% है और sp इसका कितना है 50% है। तो जैसे जैसे s का करेक्टर बढ़ता है मतलब x का वहाँ पे वेटेज बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है मेरा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटता है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होगी कि वैसे वैसे मेरा जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में एक लकड़ी लेंगे तोड़ देंगे आराम से, 2 लकड़ी लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, 3 लेंगे तो और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ एस का कैरेक्टर बढ़ता है, उसीलिए बॉन्ड लेंथ घटता है, ठीक है। ये सारा वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस एक चीज़ लिख लीजिए नोट देके, इसको भी लिख लीजिए नोट देके, क्या पहला हो गया बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग बोलिए क्या, इंक्रीज इन एस करेक्टर, ठीक है। एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। दूसरा क्या हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, एस करेक्टर बढ़ने से एस करेक्टर का ये भी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है, चलिए यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारा दोस्त होगा आपका क्लासमेट, उन लोगों को भी बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू, और नेक्स्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करेंगे। थैंक
थैंक यू, बाय, जय हिंद।